हेलो साथियों, जियोग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। पुस्तक का नाम है सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण, जो कि कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। इस पुस्तक को मुख्यतः 7 अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय है पर्यावरण, दूसरा पृथ्वी के अंदर, तीसरा अध्याय है हमारी बदलती पृथ्वी, चौथा अध्याय है वायु, पांचवा अध्याय है जल, अध्याय 6 है मानव पर्यावरण अनन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, अध्याय 7वां है रेगिस्तान में जीवन। पिछली वीडियो में आपने देखा है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और आज की इस वीडियो में देखेंगे चौथा अध्याय वायु। अध्याय चौथा है वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूरज की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वायुमंडल का संगठन। ये वायुमंडल का संगठन किस चीज से मिलकर हुआ है? सामान्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा वायुमंडल के संगठन में धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है, इसमें गैसों को प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रतिशत 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% पाई जाती है वायुमंडल में। जो अन्य गैस हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%, आर्गन 0.93%, तो अन्य सभी गैसें वे 0.4% पाई जाती हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि नीले बॉक्स में दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका रूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। अगली गैस है ऑक्सीजन, जो कि वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। मनुष्यों एवं पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा आत्मा द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का
बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इस नीले बॉक्स में दिया गया है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन एवं भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु ऊपर उठने और आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। अगला मुख्य बिंदु है वायुमंडल की संरचना। यानी वायुमंडल की संरचना किस किससे मिलकर हुई है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो वायु की सतह से आरंभ होती हैं, और ये हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। जो पहली हेडिंग है वह है क्षोभमंडल, जो सबसे पहली परत है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, तूफान आदि सभी घटनाएं इस क्षोभमंडल में घटित होती हैं। जो अगली परत है समताप मंडल, वह क्षोभमंडल के ऊपर पाई जाती है। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वह हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। यानी कह सकते हैं जो हवाई जहाज हैं यानी एरोप्लेन हैं वे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूरज से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अगली परत है वह मध्यमंडल है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अगली परत है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। अगली परत है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। अगला मुख्य बिंदु है मौसम एवं जलवायु। यानी मौसम जलवायु क्या है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। इस नीले बॉक्स में दिया गया है पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करता है। वायु में मौजूद ताप, शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही बदलता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन यानी सूर्य तप की जो मात्रा है वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये पहला चित्र है। यह तापमापी है, इसका प्रयोग तापमान को मापने में किया जाता है। अगला है वायुदाब मापी। एक गोल आकार का जो यंत्र है वह वायुदाब मापी है, इसके द्वारा वायुदाब मापा जाता है। ये वाला यंत्र है, इसे वर्षा मापी कहते हैं। इसका प्रयोग वर्षा की मात्रा को मापने में करते हैं। जो ये वाला यंत्र है इसे बात दिग्दर्शी कहते हैं। इसके द्वारा पवन की दिशा नापी जाती है। जो ये वाला यंत्र है इसे बात दिग्दर्शी कहते हैं। इसके द्वारा पवन की दिशा का पता लगाया जाता है, यानी पवन किस दिशा से प्रवाहित हो रही है। इस नीले बॉक्स में दिया गया है तापमान को जो मापने की इकाई है वह डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है उस पर पानी जम जाता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। क्या आप जानते हैं चांद पर वायु नहीं है।
जो मुख्य बिंदु अगला है वह गांव की अपेक्षा जो नगरों का तापमान है वह बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा पेड़ से बनी सड़कें तथा धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त होती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, इससे नगरों का तापमान बढ़ता है। अगला मुख्य बिंदु है वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अगला मुख्य बिंदु है पवन। यानी पवन क्या होती है? सामान्यतः उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी पवन धीरे बहती है और आप इसे महीन धूलकण धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज हो सकती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। अगला बिंदु देखने से पहले इस नीले बॉक्स को देख लेते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। जैसे कि पवनों के 3 प्रकार हैं, तो पहला प्रकार है स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। पवनों का अगला प्रकार है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। पवन का अगला प्रकार है स्थानीय पवनें, जिन्हें लोकल विंड के नाम से जाना जाता है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। ये गोल आकार का चित्र दिया गया है। इसमें प्रमुख वायुदाब पेटियों को दिखाया गया है। ये बीच वाला भाग है नीले रंग का, इसे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। इसे डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं। इसके ऊपर जो बैंगनी कलर से है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। इसे हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ये दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध दोनों गोलार्धों में। अगली जो पेटी है वह है अर्ध ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। वायुदाब निम्न पाया जाता है। यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में है। जो अगली जो पेटी है वह उच्च दाब पेटी है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में दोनों में है। इन पेटियों के मध्य जो पवनें हैं, स्थायी पवनें वो चलती हैं, जैसे कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, सनातन पछुआ पवनें, ध्रुवीय पूर्वी पवनें। अगला मुख्य बिंदु है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं।
बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब ये वर्षण के रूप नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते जाते हैं। इनके इंजनों से निकलने वाली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेट कट जाते हैं, वर्षा जल अनवरत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। जब वायु गर्म होती है तो वह ऊपर की ओर उड़ती है और इसका स्थान घेरने के लिए ठंडी वायु आगे की ओर बढ़ती है और इस तरह से जो वर्षा होती है वह चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। जब किसी पर्वतीय क्षेत्र में नमी युक्त बादल टकराते हैं और वर्षा कराते हैं तो इस तरह की जो वर्षा है वह पर्वतीय वर्षा कहलाती है। जब गर्म क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है इस तरह से, तो वह ऊपर उठकर बादल का रूप धारण कर लेती है और संघनित होकर नीचे की ओर वर्षा के रूप में गिरने लगती है। वर्षा का इस तरह का प्रकार जो है वह संवहनीय वर्षा कहलाता है। पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। नीले बॉक्स में दिया गया है वर्षण के दूसरे रूप, यानी वर्षा का जल वर्षा का रूप तो है ही, इसके अलावा वर्षण का जो अगला रूप है वह हिमवृष्टि, ओलावृष्टि आदि भी वृष्टि के या वर्षण के रूप हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।